अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि ख़ास तौर पे E1s के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, वो आपको बेसिकली याद करना है। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। P1s के लिए भी ऑब्वियसली, और P2 के लिए भी, ठीक है। तो सेक्शन का नाम क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है। इस सेक्शन में हम सारे नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे कोर्स में है, ठीक है। और उनके मुतालिक सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी वेरी फर्स्ट नॉन मेटल, जो कि है मशहूर ज़माना, कार्बन। अब देखो, कार्बन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। कार्बन, पहली बात तो ऑब्वियसली एक नॉन मेटल है। सही बात है, ठीक है। और कार्बन, दूसरी बात, कार्बन जो है ग्रुप 4 का है ना। कार्बन ग्रुप 4 का है। क्योंकि ग्रुप 4 का है तो मतलब क्या हुआ इसका, कि इसके जो वैलेंस शेल है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि कार्बन है टेट्रा वैलेंट, ठीक है। जब भी ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, ताकि अपने जो आखिरी शेल में ना इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। ये हम देख चुके हैं सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, कि किस तरह कार्बन 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट करता है हर हाल में, ठीक है। इसके अलावा कार्बन की अगर बात करें हम, तो कार्बन जो है ना, इसके हमारे पास एलोट्रोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास एलोट्रोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं बेसिकली? ये सेम वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम एलिमेंट से बने होते हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं? ये सब्सटेंसेस ऑफ द सेम एलिमेंट विद दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब हमारे पास जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो कौन से हैं? दो हम पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ बॉन्डिंग। मतलब आपने पढ़ा होगा, ग्रेफाइट और डायमंड। अब ग्रेफाइट और डायमंड जो है ना, ये दोनों बनते हैं कार्बन से, लेकिन इनकी जो फॉर्म्स है ना वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन बनते दोनों ही सेम एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन है। इनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स, कि ये जो है ग्रेफाइट और डायमंड, ये क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये आप हम पढ़ते हैं डिटेल में इन द चैप्टर ऑफ बॉन्डिंग। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट है बॉन्डिंग का, सही है, चैप्टर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकंड नॉन मेटल की, जो कि है सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन हमारे पास जो है वो बेसिकली एक नॉन मेटल नहीं है, लेकिन वो है मेटालॉइड। मेटालॉइड है, ठीक है। मतलब ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मेटल वी कैन से मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। जब भी सिलिकॉन जो है वो क्या है? मेटालॉइड, ठीक है। और अगेन सिलिकॉन भी ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है। और सिलिकॉन भी क्या होगा? टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब 4, और वैलेंट मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टेट्रावेलेंट मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन के हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं इसके जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स। जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सिलिकॉन के हमारे पास कुल मिला के 4 जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर हैं। पहला है खुद सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक इन इटसेल्फ जायंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर है। फिर आता है आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर थर्ड नंबर पे आता है सिलिकॉन कार्बाइड। और फोर्थ नंबर पे आता है सिलिकॉन्स, ठीक है। अब इनको देखते हैं बारी बारी, ठीक है। पहला क्या था हमारे पास? सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन किस तरह बनता है? कि एक सिलिकॉन एटम
कनेक्ट हुआ हुआ होता है चार, फोर मोर सिलिकॉन एटम्स, ठीक है, इस तरह। ठीक है। और इस तरह आपके पास एक लार्ज नेटवर्क बन जाता है ऑफ सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। जब भी आपके पास ये जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस तरह इसकी इसमें लार्ज नेटवर्क ऑफ बॉन्डिंग होती है, लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जब इसको हम बोलते हैं जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर। मोलेक्युलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोवेलेंट है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं। हर सिलिकॉन एटम कनेक्ट हुआ होता है विथ फोर मोर सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। एंड फर्दर फर्दर इस तरह एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला आपका जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर। फिर आता है आपके पास नंबर 2 पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये भी एक जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या फिर हम इसको सिलिकॉन फोर ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज होता है, तो तभी हैंस द नेम सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, ठीक है। आई होप क्लियर है। और इसको हम सैंड या सिलिका भी बोलते हैं। तो ये इसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये किस तरह बनता है, क्या किस तरह दिखता, किस तरह है? इसमें क्या होता है कि एक सिलिकॉन एटम कनेक्ट हुआ हुआ होता है 4 ऑक्सीजन एटम से, कुछ इस तरह, ठीक है, इन अ लार्ज नेटवर्क, ठीक है। इस तरह कुछ कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर, वो कौन सा है भाई? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अब अगेन इसमें क्या होता है, ये भी एक जायंट मोलेक्युलर स्ट्रक्चर है ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन से बनता है। इसमें सिलिकॉन एटम अटैच होता है 4 कार्बन एटम से, कुछ इस तरह, ठीक है। और एक लंबा लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और क्या बनता है आपके पास? सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, कुछ इस तरह। तो इस तरह होते होते एक लार्ज नेटवर्क ऑफ कंपाउंड बन जाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। आई होप क्लियर। तो ये था थर्ड जायंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर। आखिरी नंबर पे आता है हमारे पास सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स, ठीक है। अब सिलिकॉन्स जो है ना, बेसिकली ये है क्या? ये असल में पॉलीमर है ऑफ पॉलीमर है ऑफ सिलिकॉन। ये क्या है बेसिकली? पॉलीमर है ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन्स बनता किस तरह है कि इसमें n नंबर ऑफ सिलिकॉन OH, n number of these monomers, n number of these monomers combine, ठीक है, टू फॉर्म सिलिकॉन्स, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें क्या एलिमिनेट होता है? इसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो होता है एलिमिनेट, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों मोनोमर सेम है, तो आप OH इससे निकालो या इससे निकालो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, तो क्या बन गया? सिलिकॉन
और साथ ही आपके पास एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए। तो ये आपके पास क्या है कंपाउंड? सिलिकॉन्स। ठीक है, ये भी एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हमने चार जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ लिए दैट यू शुड लर्न, यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ यूजेस जो आपको याद करने हैं ऑब्वियसली, ई में पूछता है यूजेस ऑफ सिलिकॉन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, हमने जो भी अभी कंपाउंड्स पढ़े सिलिकॉन और उसके जो बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं, उनके क्या काम आता है, किस लिए काम आते हैं। तो नंबर वन, टू मेक माइक्रोचिप्स। नंबर टू, टू फॉर सिलिकॉन ग्लूज, बनाने के लिए ये काम आते हैं। नंबर थ्री, सीमेंट इंडस्ट्री में काम आते हैं। ऑब्वियसली सिलिका होता है सैंड, ठीक है, वो सीमेंट बनाने में काम आती है। नंबर फोर, नंबर फोर, गिलास इंडस्ट्री में काम आती है, गिलास बनाने में। नंबर फाइव, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी सिलिकॉन और उसके कंपाउंड्स काम आते हैं। ठीक है, तो ये पांच यूजेस आपको याद करने हैं अगर P1 में पूछ ले तो उसके लिए। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और नॉन मेटल है जो हम पढ़ेंगे, वो क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं? एक तो भाई कि हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करती है एज डाई एटॉमिक गैस, जब भी इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2। ठीक है, सेकेंडली हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन जो नॉर्मल है विथ प्रोटॉन नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन और मास नंबर वन। और एक होता है ड्यूट्रियम जिसको हम बोलते हैं, डी से हम डिनोट करते हैं, ड्यूट्रियम नाम है इसका। इसका एटॉमिक मास, मास नंबर जो होता है वो टू है, और प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर वन होता है। और थर्ड नंबर पे जो होता है इसका आइसोटोप वो होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम, टी से इसको डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर थ्री और एटॉमिक नंबर वन। ठीक है, तो ये तीन आइसोटोप्स आपको यू शुड लर्न ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद हाइड्रोजन। अब हमारे पास सवाल ये है कि हाइड्रोजन आता कहाँ से, सोर्सेस क्या है हाइड्रोजन की। तो हमारे पास हाइड्रोजन की तीन सोर्सेज हैं। एक तो है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और नंबर टू जो सोर्स है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस वक्त कैथोड पर हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर थ्री, स्टीम रिफॉर्मिंग, स्टीम रिफॉर्मिंग, ठीक है, फॉर ऑयल्स। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है जिससे हमारे पास हाइड्रोजन बनता है। किस तरह, क्या रिएक्शन है? कि CH4 मीथेन reacts with methane gas, reacts with H2O gas in a reversible reaction to form carbon dioxide gas plus 3 moles of H2 गैस। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिएक्शन है, स्टीम रिफॉर्मिंग इसको कहते हैं। ठीक है, स्टीम रिफॉर्मिंग, आई होप क्लियर है। ठीक है, सही है। तो स्टीम रिफॉर्मिंग में ये जो गैसेस बनती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनको हम मिला के बोलते हैं,
एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस, ठीक है। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि स्टीम फॉर्मिंग का होता क्या है रिएक्शन, और ये इससे हमारे पास ये एक सोर्स है, ये रिएक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं हाइड्रोजन के यूजेस की, इस्तेमाल कहाँ होती है। तो पहले नंबर पे जो गैस है हाइड्रोजन, ये इस्तेमाल होती है हैबर प्रोसेस। ये आपने यकीनन पढ़ा होगा, सही है। अगर नहीं पढ़ा तो हम अभी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। इन डिटेल प्रोसेस पढ़ेंगे अभी इसी पोर्शन में, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस में इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन। ऑब्वियसली क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास अमोनिया मैन्युफैक्चर होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया को हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है वो इस्तेमाल होती है इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप चेक कर लो जाके चैनल पर, एक प्लेलिस्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। उसमें हमने अल्कीन्स में पढ़ा था, अल्कीन्स के चैप्टर में, ठीक है। तो चेक कर लो आप, सही है वहां से। और थर्ड जो इस्तेमाल होता है इस गैस का, वो होता है एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, ठीक है। अब हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करने के हमारे पास कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो गैस होती है ये होती है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सेकेंडली, इस गैस से अगर इसको आप फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हो तो आपके पास बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एक और फायदा है। थर्ड फायदा क्या है इसका, इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने का, कि ये गैस जो है वो क्या है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल गैस है, ठीक है। और जो नुकसान है इसको इस्तेमाल करने का वो ये है कि जो H2 गैस के सिलेंडर्स होते हैं ना, सिलेंडर्स ऑफ H2 गैस, दे माइट एक्सप्लोड, दे में एक्सप्लोड, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो गैस होती है क्या होती है, फ्लेमेबल होती है ना, तो सिलेंडर माइट एक्सप्लोड, ठीक है। ये खतरा होता है, ठीक है। तो ये एक नुकसान है इसको इस्तेमाल करने का, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो ये गैस है हाइड्रोजन, ये इस्तेमाल एक और चीज़ में होती है, यूज्ड इन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये चार चीज़ें हैं जहाँ पर ये गैस इस्तेमाल होती है, दैट यू शुड नो, ठीक है। आगे मूव करते हैं और अपना नेक्स्ट नॉन मेटल की बात करते हैं, जो है हमारे पास ऑक्सीजन। अब देखो भाई, ऑक्सीजन अगेन एग्जिस्ट करती है एज डाई एटॉमिक गैस, जब भी इसका फॉर्मूला क्या होता है, O2, ठीक है। और ये जो है वो 20% ऑफ एयर को कवर करती है। 20% ऑफ एयर जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। और हमारे पास जिस तरह कार्बन के एलोट्रोप्स थे, लाइक वाइज ऑक्सीजन के भी हमारे पास क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। वो क्या होते हैं, ये भी देख लो, ये देख लो, हमारे पास दो एलोट्रोप्स हैं ऑक्सीजन के, एक तो O2 जो नॉर्मल है खुद, और एक है O3, ठीक है। एक है O2 और एक है O3, ठीक है, ठीक है। और O3 जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, O2 तो हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। और O3 को हम बोलते हैं ओजोन, ओजोन गैस होती है, ठीक है। तो ओजोन गैस हम आपके पास क्या है, बेसिकली ये एलोट्रूप है ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन गैस, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, ठीक है, O3, सही है। तो ये ओजोन एक एलोट्रूप है ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास थस ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप्स होते हैं,
एक O2 और एक O3। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोर्सेस की, कि कहाँ से आती है ऑक्सीजन आपके पास। तो नंबर वन, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है फ्रॉम एयर, और इसको हम हासिल करते हैं एयर से विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ लिक्विड एयर। इस प्रोसेस से हम एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन हमें आती है प्लांट से आती है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। किस तरह आती है ये भी देख लो यार, कि आपके पास क्या होता है रिएक्शन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O with the condition of chlorophyll and light। आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप चेक कर रहे हो, ये एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिससे आपके पास क्या आती है, जिससे आपके पास आती है ऑक्सीजन। ठीक है। तो थस ये रिएक्शन भी आपके पास सोर्स है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम ये बात याद रखना कि अगर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ना, यहाँ से फॉरवर्ड, तो ये तो हो रही है आपके पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है। लेकिन अगर हम रिवर्स मूव करें ना यहाँ से, मतलब इस प्रोडक्ट से यहाँ पे मूव करें टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स, तो ये हो रहा है आपके पास रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन या स्लैश कैन कॉल इट कंबस्शन एज वेल। ठीक है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। आई होप क्लियर है। अब जो तीसरी सोर्स है ऑक्सीजन की, वो क्या है ये भी देख लो। वो है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है। इसको जब आप डिकम्पोज करते हो, ठीक है, तो जब भी आपके पास क्या फॉर्म होती है, क्या बनती है, ऑक्सीजन। और डिकम्पोज आप करते हो विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कि है MnO4। इसका नाम है मैंगनीज फोर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैंगनीज फोर ऑक्साइड। ये वो कैटलिस्ट है जिससे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करते हो टू फॉर्म H2O प्लस हाफ मोल ऑफ O2 गैस। तो ये भी एक सोर्स है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, कि आप H2O2 को डिकम्पोज करते हैं। अब चौथी जो सोर्स है ना ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है। लेट्स से अगर आप डाइल्यूट H2SO4 को आप इलेक्ट्रो वो करते हो, कहते हैं ना वो, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू गुजारते हो, तो आपके पास, आप पढ़ चुके हो, हमने ये चैप्टर कवर किया है थोड़ा बहुत, कि जब आप डाइल्यूट H2SO4 को आप अ, गुजारते हो अंडर दिस प्रोसेस, तो आपके पास कैथोड पर क्या बनता है, कैथोड पे बनती है H2 गैस, और एनोड पर बनती है O2 गैस। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, एक सोर्स हो गई ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, क्योंकि डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी ज्यादा होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी एक तरीका है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, सोर्स है। ठीक है। तो हमने कुल मिला के 4 सोर्स पढ़ी हैं ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूजेस की। ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है पहले तो इन रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली। सेकेंडली इस्तेमाल होती है इन कंबस्शन। ठीक है। थर्ड, इस्तेमाल होती है इन अ फ्यूल सेल।
फोर इस्तेमाल होती है इन कांटेक्ट प्रोसेस, जिससे हम बेसिकली क्या बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं H2SO4। ठीक है, ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस H2SO4, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ठीक है। नंबर फाइव, ऑक्सीजन काम करती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। ठीक है, तो ये भी इसके पांचों काम है ऑक्सीजन के। ठीक है, दैट यू शुड लर्न। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब ना एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके इसके मुतालिक P1 में भी और P2 में भी, कि अगर हमें हवा में, एयर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी हो तो हम किस तरह करेंगे, किस apparatus के थ्रू हम एयर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस तरह के दो लेते हैं। तो हमारा ये सेटअप होता है apparatus का। ठीक है, और इन दोनों कंटेनर्स में यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्लंजर भी होता है जिसको वी कैन पुश फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। ठीक है। ठीक है, इट कैन बी, ये जो प्लंजर होता है ना, इट कैन बी पुश्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पुल्ड बैकवर्ड्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हम बीच में रखते हैं यहाँ पर एक कॉपर या फिर आयरन मेटल। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये जो खाली स्पेसेस हैं यहाँ पे सब एयर भरी हुई है ना, यहाँ पे सब एयर भरी हुई है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम बेसिकली इसको हीट करते हैं यहाँ से, नीचे से, विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर और कोई भी apparatus। ठीक है, और साथ ही हम यहाँ से इसको पुश करते हैं इनवर्ड्स। जब ये पुश होता है ना, तो ये सारी जो हवा है ना, इसको भेज देता है, इसको भेजता है इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि आप हीट भी कर रहे हो और यहाँ पे मेटल भी है, तो जो ऑक्सीजन इस तरफ जाती है ना, एयर में जो होती है, वो इसके साथ विद दिस मेटल रिएक्ट कर जाती है, विद दीज मेटल्स वो कर जाती है रिएक्ट। ठीक है, सिमिलरली जब हवा सारी यहाँ पे आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, फिर इसको इसको हम क्या करते हैं, इसको पुल बैक करते हैं और इसको पुश बैक करते हैं, ताकि सारी जो हवा यहाँ पर है वो इस तरफ दोबारा चली जाए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगेन अगेन हम इसको पुश करते हैं और इसको हम पुल बैक करते हैं, ताकि हवा दोबारा यहाँ चली जाए। इस तरह हम करते रहते हैं ताकि हवा जो है वो कभी इधर आए पूरी, कभी इधर जाए राइट साइड पे, ठीक है, कभी लेफ्ट साइड पर, ताकि ना जो सारी ऑक्सीजन है ना वो इस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, सही है, तो इसलिए हम ये काम करते रहते हैं। ठीक है, और किस तरह पता चलेगा कि भाई ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया है सारी की सारी विद दिस मेटल, तो जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो उससे पता चलेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन अब कोई भी सैंपल में नहीं बची। तो लेट्स से,
ठीक है, तो ये था पूरा apparatus सेटिंग वगैरह। ठीक है, तो लेट से इन कंटेनर्स में ना, दोनों कंटेनर्स में मिलाकर जो वॉल्यूम था ना हवा का, वो क्या था, लेट से 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर थी। ठीक है, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर थी। ठीक है, उसको हमने परफॉर्म किया apparatus, सही है। तो क्या हुआ बेसिकली, लेट से हमने यहाँ पर कॉपर रखा हुआ था, कॉपर। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने प्लंजेस को, जो प्लंजर्स हैं उनको पुश किया और पुल किया, इस तरह का करते गए, कभी ऑक्सीजन इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है एयर, कभी इधर जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन थी ना एयर में, ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया विद दिस कॉपर विद दिस कॉपर मेटल टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। और ओरिजिनली कॉपर जो मेटल है उसका कलर क्या होता है, पिंक। तो जब कॉपर रिएक्ट करता रहेगा ना विद ऑक्सीजन, तो जो बन जाएगा ना कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, तो हमने नोटिस किया एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि जब हमने क्या नोटिस किया एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्टार्टिंग में यहाँ पर कंटेनर में 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर थी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर एक्सपेरिमेंट क्या थी, 80 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और ये रिएक्शन होता गया, तो एट द एंड, आफ्टर मतलब आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, जब हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, हमने देखा भाई कांस्टेंट हो गई वॉल्यूम, तो हमने स्टॉप कर दिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया वॉल्यूम ऑफ एयर, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आ रहा था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली ये कमी क्यों हो गई, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर गई विद दिस कॉपर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो सारी की सारी ऑक्सीजन जो थी एयर में, उसने रिएक्ट कर लिया विद दिस ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जब भी हमारे पास वॉल्यूम में कमी आई है। ठीक है, तो अब इसका निकाल लेते हैं परसेंटेज, कितनी कितना परसेंटेज की कमी आई है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिली है हमें, वो क्या मिली है, 80 - 64, जो कि है 16 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यही वो वॉल्यूम है जो कि रिएक्ट कर गई है विद कॉपर। तो ऑब्वियसली यही वॉल्यूम है जो कि क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही रिएक्ट करती है विद कॉपर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एयर में तो मेजॉरिटी नाइट्रोजन होती है, और वो तो इनर्ट होती है, रिएक्ट करती नहीं है। तो क्या बची, एयर में जो रिएक्टिव गैस होती है ना, वो क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर क्यूब गैस आ गई ऑक्सीजन की, हमने निकाला इस डेटा से। ठीक है, सही है। तो अब निकालते हैं परसेंटेज, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज क्या थी, तो 16 आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम इंटू 100, हमारे पास क्या आ रहा है, 20%। तो आपको चेक कर रहे हो, हमारे पास 20% हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास एयर में 20% ऑफ द गैस जो होती है, एयर जो होती है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ये एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सैंपल। कोई भी सैंपल होगा ना एयर का, गिवन विद गिवन वॉल्यूम, जैसे इस केस में 80 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो उसमें आप यू कैन फाइंड द परसेंटेज, जो कि ऑब्वियसली आपको इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एयर में जो वॉल्यूम होता है, सॉरी परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की, वो 20% के आसपास ही होती है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो ऑफ रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट, कि व्हेन द रिमेनिंग वॉल्यूम
of air becomes constant, it shows that no more oxygen is left in the air sample. ठीक है, जब भी एयर सैंपल में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया है पूरा का पूरा, और हम एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे। ठीक है। और एक और चीज दैट यू शुड डू एज अ प्रिकॉशन इन दिस एक्सपेरिमेंट, वो क्या है, लिखो अपने पास कि मेजरिंग बिफोर मेजरिंग द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर मेजरिंग रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी ये वाली वॉल्यूम, बिफोर मेजरिंग रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या करना है आपको एज अ प्रिकॉशन? द apparatus the apparatus should be cool down cool down at room temperature and pressure, RTP, because heated apparatus will show expanded volume of air। ठीक है। और ऑब्वियसली यार, आपने इस apparatus को हीट किया है ना, तो एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ना, जब पूरी की पूरी ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए विद कॉपर, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा टाइम देंगे टू कूल डाउन, ताकि जो इस हीट की वजह से जो एक्सपेंशन हुई है ना इन दिस कंटेनर, इन दिस apparatus, वो वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है। और इस वजह से हमें कोई गलत रीडिंग नहीं मिले। ठीक है। हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले। ठीक है। तो इसलिए हम वेट करेंगे एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन, के जो कंटेनर है ना वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए, ताकि हमें एक्सपेंडेड वॉल्यूम ना मिले ऑफ एयर। ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, इस तरह ही हमारे पास एक क्वेश्चन आता है P1 में, कि वो कहता है भाई स्टेट दी लिक्विड लेवल आफ्टर 1 मिनट। तो आपके पास ये होता है कंटेनर, ठीक है, और उसके ऊपर ये रखा होता है और कंटेनर, ठीक है, ये होता है पानी, ठीक है, पानी होता है। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास एक कंटेनर होता है, जो इसके ऊपर उल्टा रखा होता है। ठीक है। और आपको चार ऑप्शन दिए, A, B, C और D। ठीक है। और आपके पास यहाँ पर एक आयरन वुल रखा होता है, ठीक है, इस कंटेनर में, ठीक है, ऊपर। अब देखो, अब आपसे बोलता है कि आफ्टर 1 मिनट बताएं कि जो लिक्विड लेवल है अभी, जो है इस कंटेनर है ना, ये उल्टा जो किया हुआ है, इसमें अभी कोई पानी नहीं है, ठीक है, पानी यहाँ तक है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि स्टेट दी लिक्विड लेवल आफ्टर 1 मिनट। तो अब देखो भाई, ऑब्वियसली ये जो कंटेनर है पूरा उल्टा हुआ है, इसमें एयर भरी हुई है ना, एयर भरी हुई है। और आपको पता है कि एयर में 20% ऑफ एयर और 1/5
ऑफ द एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन होगी इस कंटेनर में वो क्या करेगी, वो इस्तेमाल हो जाएगी इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ठीक है, बेसिकली ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी इस आयरन वुल को जंग लगाने के लिए। जो इस कंटेनर में ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो जाएगी पूरी की पूरी टू रस्ट दिस आयरन वुल, फॉर रस्टिंग दिस आयरन वुल। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कंटेनर में ये जो उल्टा हुआ है इसमें 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वो कम हो जाएगी, और उसकी जगह ये वाटर ले लेगा, उसकी जगह ये वाटर ले लेगा, जो कि इस कंटेनर का क्या होगा, 1/5 हिस्सा होगा। तो आप खुद चेक कर लो, ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, उसमें से एक हिस्सा ले लेगा वाटर। ठीक है, जो कि क्यों ले रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन खत्म हो गई है, इस्तेमाल हो गई है इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन बुल। ठीक है, तो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो इस केस में यूज्ड अप हो गई है इन रस्टिंग। तो जब भी हमारे पास जो लिक्विड लेवल है वो उस ऑक्सीजन की जगह ले लेगा और राइज कर जाएगा पॉइंट डी तक। तो आपका आंसर क्या होगा, पॉइंट डी। ठीक है, तो इस तरह आप सोचते हो, थिंक करते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे हैपर प्रोसेस वगैरह, और अलॉन्ग विद दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये दो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स में, जो हम पढ़ेंगे इन डेप्थ इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, आई होप क्लियर है।